वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। 26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला स्टेटमेंट है 1899 में गठित अकाल आयोग के अध्यक्ष थे एंथनी मैकडॉनल्ड। सेकंड है 1901 में रेलवे आयोग के अध्यक्ष थे थॉमस रैली। थर्ड है 1901 में सिंचाई आयोग के अध्यक्ष थे सर कॉलिन स्कॉट मॉन्क्रीक। फोर्थ है 1902 में विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष थे थॉमस रॉबर्टसन। इनमें से कौन से कूट आपको सही दिए गए हैं? ऑप्शन ए है 1 और 3, ऑप्शन बी है केवल दूसरा, ऑप्शन बी पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी है दूसरा, तीसरा और चौथा, ऑप्शन डी है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो राइट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन ए। इसमें 1899 में जो गठित किया गया अकाल आयोग, इसके अध्यक्ष थे एंथनी मैकडॉनल्ड, करेक्ट है। 1901 में रेलवे आयोग के अध्यक्ष थे थॉमस रॉबर्टसन, ना कि रैले थे, ठीक है, इसलिए सेकंड इनकरेक्ट है। थर्ड देखिए 1901 में जो सिंचाई आयोग के अध्यक्ष थे वो सर कॉलिन स्कॉट मॉन्क्रीक। फोर्थ है 1902 में विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष थे थॉमस रैले, ना कि थॉमस रॉबर्टसन। तो ये गलत दिया गया था, ये आप आपस में मैच कर सकते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला है बैरकपुर विद्रोह हुआ नवंबर 1824 में। सेकंड है बहरामपुर विद्रोह हुआ फरवरी 1857 को। थर्ड है वेल्लोर विद्रोह हुआ 10 जुलाई 1806 को। और फोर्थ है लखनऊ में विद्रोह हुआ 30 मई 1857 को। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, ये आपके सामने है, इनको देख करके अपना आंसर चूज करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चारों स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए, इनकी डेट आप याद कर सकते हैं। 28 क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए। पहला है सेवा समिति की स्थापना हृदयनाथ कुंजरू द्वारा प्रयागराज में की गई थी। सेकंड है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। थर्ड है आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में की थी। फोर्थ है कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना राजा राम मोहन राय और विलियम एडम ने की थी। इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। ऑप्शन ए है 1 4 2 3, ऑप्शन बी है 4 3 1 2, ऑप्शन सी 3 1 2 4 और ऑप्शन डी है 2 3 4 1। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 3 4 1। क्यों? क्योंकि सेवा समिति की जो स्थापना है वो 1914 में हृदयनाथ कुंजरू ने की थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी 1784 में। आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1814 में राजा राम मोहन राय ने। और कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की जो स्थापना हुई थी वो 1821 में हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 4 1, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। सारे विकल्प देख लीजिए। पहला विकल्प है बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। सेकंड है इंडियन होम रूल लीग की पहली बैठक बाल गंगाधर तिलक द्वारा मद्रास में आयोजित की गई थी। थर्ड है बाल गंगाधर तिलक की इंडियन होम रूल लीग का मुख्यालय पूना में था। फोर्थ है एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में बेलगाम में ऑल इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। इसमें से बताना है कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन ए है केवल पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन बी है केवल दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। ऑप्शन सी है पहला और तीसरा सही है और ऑप्शन डी चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन सी, पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी, यह स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है वो भी देख लीजिए। इंडियन होम रूल लीग की जो पहली बैठक है बाल गंगाधर तिलक द्वारा बेलगाम में आयोजित की गई थी, जो कर्नाटक में है, इसलिए यहाँ पर जो मद्रास दिया गया है वो गलत है। थर्ड सही दिया गया स्टेटमेंट बाल गंगाधर तिलक की इंडियन होम रूल लीग का जो मुख्यालय है वो पूना में था। लेकिन जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी, ना कि बेलगाम में की थी, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन है महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से एक मार्च का नेतृत्व किया था। सेकंड है 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी दांडी के समुद्र तट पर पहुंचे थे। थर्ड है महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़ा था। और फोर्थ है ब्रिटिश भारत के नमक कानून को तोड़ने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। ऑप्शन ए है केवल पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी है तीसरा और चौथा। ऑप्शन सी है दूसरा और चौथा
और ऑप्शन डी है चारों के चारों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। 31st क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला विकल्प है वायसराय लिन लिथिगो के शासनकाल के दौरान अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को पारित किया गया था। सेकंड है प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 12 नवंबर 1930 को प्रधानमंत्री मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में लंदन में किया गया था। थर्ड है 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। ऑप्शन ए है केवल पहला और तीसरा, ऑप्शन बी है केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी पहला दूसरा और तीसरा, ऑप्शन डी है केवल पहला और दूसरा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है, मतलब तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 32nd क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन कह रहे हैं, दूसरा उसका कारण है और सही कथन का चयन करें। कथन है पहला जो उत्तर भारत में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। इसका कारण है क्योंकि बंगाल की खाड़ी से मानसून सबसे पहले उत्तर पूर्व में भारत में प्रवेश करता है। उपरोक्त कथनों में से बताना है कौन सा उपयुक्त कथन है। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी है ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि कथन और कारण दोनों सही है। उत्तर भारत में वर्षा की जो मात्रा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए जो उत्तर पूर्व में मानसून प्रवेश करता है वो बंगाल की खाड़ी से सबसे पहले उत्तर पूर्व में भारत में प्रवेश करता है। तो उत्तर पूर्व भारत में जब प्रवेश करता है तो पूर्व से पश्चिम की ओर जब जाता है ईस्ट टू वेस्ट, तो इसमें पानी की या बारिश की जो मात्रा है वो घटती जाती है। जब नमी की मात्रा घटेगी तो बारिश की मात्रा भी घटेगी, इसलिए पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। 33rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दो मुख्य उद्देश्यों गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। ऑप्शन ए चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी पांचवी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी सातवीं पंचवर्षीय योजना या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसमें रखा गया था जो उद्देश्य था, दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला तो गरीबी उन्मूलन अर्थात गरीबी हटाओ, दूसरा था कि आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना, ये प्रमुख लक्ष्य था। 34th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। तो पहला कथन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। सेकंड है तीसरी पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना भी कहा जाता है, जिसका नाम प्रसिद्ध सांख्यिकी प्रसाद चंद्र महालनोबिस इनके नाम पर रखा गया था। और थर्ड है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1962 में गठित के संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। कौन से कथन इनमें से सही दिए गए हैं बताना है, अर्थात कौन सा कथन गलत है वो चूज करके यहाँ पर सही उत्तर बताएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए है केवल पहला, ऑप्शन बी है केवल तीसरा, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं और ऑप्शन डी केवल पहला और दूसरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल पहला और दूसरा। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ना कि दूसरी, इसलिए पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना कहते हैं, ठीक है, जिसका नाम प्रसिद्ध सांख्यिकीविद थे पीसी महालनोबिस इनके नाम पर रखा गया था। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1962 में गठित के संथानम समिति की सिफारिशों पर की गई थी। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट है क्योंकि पहला और दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट था। 35th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला सालवीर नदी के पूर्व में सुनहरा त्रिभुज अवस्थित है जो केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। सेकंड है पश्चिमी घाटियों को सह्याद्री हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड है कार्डमम पर्वत श्रृंखला केरल और तमिलनाडु राज्यों में फैली हुई है। ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही दिए गए हैं? ऑप्शन ए पहला और तीसरा, ऑप्शन बी है दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी पहला दूसरा और तीसरा और ऑप्शन डी केवल पहला और दूसरा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। पहला क्यों गलत है? क्योंकि सालवीर नदी के पूर्व में सुनहरा त्रिभुज अवस्थित है जो कि अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है, ना कि केसर की, इसलिए पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट था, बाकी दोनों सही हैं। 36 क्वेश्चन है, नवीनतम अद्यतित जो कृषि डेटा है 2023, इसके संबंध में सही विकल्प का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट है आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा रागी उत्पादक राज्य है। सेकंड है पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। थर्ड है कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य है।
अब इसमें से बताने हैं कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट एंड थर्ड सेकेंड, ऑप्शन ए केवल फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन बी केवल सेकेंड और थर्ड, ऑप्शन सी केवल फर्स्ट एंड थर्ड और ऑप्शन डी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको केवल सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों? देखिए, जो कर्नाटक है भारत का सबसे बड़ा रागी उत्पादक राज्य है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश नहीं होगा। इसके अलावा सही है कि कर्नाटक ही रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी है और पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। ऑप्शन बी करेक्ट है। 37वां क्वेश्चन देखिए, नवीनतम अद्यतित खनिज डेटा 2023 के संदर्भ में अब गलत विकल्प का चयन करना है। तो पहला स्टेटमेंट है, ऑप्शन ए है भारत में एस्बेस्टस का सर्वाधिक भंडार राजस्थान में है, ऑप्शन बी है भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडार उड़ीसा में है, ऑप्शन सी भारत में कोयला का सर्वाधिक भंडार झारखंड में है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं दिया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, सब सही है। भारत में जो एस्बेस्टस का सर्वाधिक भंडार है राजस्थान में है, भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडार उड़ीसा में है, भारत में कोयला का सर्वाधिक भंडार झारखंड में है। 38 क्वेश्चन है, नवीनतम अद्यतित कृषि डेटा 2023 के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए भारत में मसालों का उत्पादन अगर बात की जाए तो इसमें कर्नाटक प्रथम स्थान पर है, बी है भारत में सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, ऑप्शन सी भारत में सूरजमुखी के उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत में सूरजमुखी के उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। पर भारत में सोयाबीन के उत्पादन में एमपी नहीं है, महाराष्ट्र है। ठीक है, और भारत में मसालों के उत्पादन में जो प्रथम स्थान रखता है वो एमपी रखता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बाकी दोनों इनकरेक्ट थे। 39वां क्वेश्चन है, नवीनतम अद्यतित खनिज डेटा 2023 के संदर्भ में सही कथन कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन ए विश्व में सर्वाधिक सोने का भंडार चीन में है, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश है, ऑप्शन सी भारत में कर्नाटक में सोने का सर्वाधिक भंडार है और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। उपरोक्त सभी कथन आपको सही दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में कर्नाटक में सोने के सर्वाधिक भंडार हैं। लेकिन पहला और दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों? विश्व में सर्वाधिक सोने का जो भंडार है वो ऑस्ट्रेलिया में है, ना कि चीन में है, इसलिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। ठीक है, इसके अलावा जो सेकंड है ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा सोना उत्पादक राज्य है, ये गलत है। चीन की बात की जाए सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से घास के मैदान उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की श्रेणी में नहीं आते हैं? Which of the following grassland does not come under the category of tropical grasslands? ऑप्शन ए पंपास घास के मैदान, ऑप्शन बी है लानोस घास के मैदान, ऑप्शन सी कंपोज घास के मैदान और ऑप्शन डी है सवाना घास के मैदान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ये जो पंपास घास के मैदान है ये गलत दिया गया है। ये जो पंपास घास के मैदान है ये उष्णकटिबंधीय घास मैदानों की श्रेणी में नहीं आते, ये अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। ठीक है, अब पंपास याद रखिएगा। लेकिन उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में लानोस है, कंपोज है और सवाना है। तो लानोस कहाँ मिलता है? ये वेनेजुएला में। ठीक है, कंपोज कहाँ मिलेंगे? ब्राजील में। और सवाना कहाँ मिलेगा? जो पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र है। ऑप्शन ए करेक्ट है। 41वां क्वेश्चन है, नवीनतम अद्यतित कृषि डेटा 2023 के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए है भारत में शुद्ध सिंचित क्षेत्र 71.6 मिलियन हेक्टेयर है, ऑप्शन बी है देश में शुद्ध बोए गए क्षेत्र पर शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत 51.35% है, ऑप्शन सी है आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार भारत का शुद्ध बोया गया क्षेत्र 156.8 मिलियन हेक्टेयर था और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं दिया गया है। 41 का राइट आंसर ऑप्शन डी, कोई भी कथन गलत नहीं है, सारे सही हैं, इनको आप लर्न भी कर लीजिए। 42वां क्वेश्चन है, देशों को क्रिप्टो परिसंपत्तियों 42वां क्वेश्चन है, देशों को क्रिप्टो परिसंपत्तियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? इसके लिए फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी? ऑप्शन ए है 8 सूत्री क्रिप्टो कार्य योजना, ऑप्शन बी है 9 सूत्री क्रिप्टो कार्य योजना, ऑप्शन सी है 10 सूत्री क्रिप्टो कार्य योजना और ऑप्शन डी 11 बिंदु क्रिप्टो कार्य योजना। अब बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने फरवरी 2023 में देशों को क्रिप्टो संपत्तियों का इलाज कैसे करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसके लिए 9 बिंदु क्रिप्टो एक्शन प्लान लॉन्च किया था। ऑप्शन बी करेक्ट है। 43rd क्वेश्चन है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य कोपेन द्वारा वर्गीकृत निम्नलिखित में से किस कोड के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए है ईटी, ऑप्शन बी है CWG, ऑप्शन सी है ई और ऑप्शन डी है DFC। इनको देख करके सही उत्तर दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम, त्रिपुरा, मिजोरम, ये राज्य जो कोपेन द्वारा वर्गीकृत किया गया है क्लाइमेट, वो DFC में आता है। ठीक है। और ई में कौन कौन से आते हैं? इसमें जम्मू कश्मीर आएगा, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र आएंगे, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। CWG में थार मरुस्थल आता है और ET में आएगा लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इनकी जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं यहाँ के स्थान। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। 44th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला स्टेटमेंट है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने विधानसभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। सेकंड स्टेटमेंट है, संविधान को 11वें सत्र के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। थर्ड, संविधान में कई बड़े परिवर्तन करने वाले 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इनमें से कौन से ऊपर दिए गए कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन बी है ओनली सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड और ऑप्शन डी ओनली फर्स्ट एंड सेकंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने विधानसभा में ऐतिहासिक जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसको पेश किया था और संविधान का जो 11वां सत्र था वो अंतिम दिन था जब 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था। थर्ड स्टेटमेंट है, संविधान में कई बड़े परिवर्तन करने वाला जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है वो 44 दिया गया है, ये इनकरेक्ट है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1976 का, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जानते हैं। ऑप्शन डी राइट है। 45th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला स्टेटमेंट है अनुच्छेद 69, पहला स्टेटमेंट है आर्टिकल 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। सेकंड स्टेटमेंट है आर्टिकल 169 के अनुसार विधान परिषद की स्थापना और उन्मूलन का जो अधिकार है ये संसद को है। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर देना है। ऑप्शन ए है केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। 45th का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। 46th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के आपातकालीन प्रावधानों को संविधान की प्राणवायु बताया है? ऑप्शन ए TT कृष्णमाचारी, ऑप्शन बी हृदयनाथ कुंजरू, ऑप्शन सी सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और ऑप्शन डी है महावीर त्यागी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था कि भारत के आपातकालीन जो प्रावधान हैं ये संविधान की प्राणवायु है। लेकिन और सभी लोगों ने क्या क्या कहा ये भी जान लीजिए। तो TT कृष्णमाचारी ने भारत के आपातकालीन प्रावधान को संवैधानिक तानाशाही मानी थी। हृदयनाथ कुंजरू ने वही कहा राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता पर ये खतरा है। महावीर त्यागी ने कहा कि भारत के जो आपातकालीन प्रावधान है इनकी तुलना जो उन्होंने की वो सुरक्षा बल से कर दी। तो सबके अपने अपने मत हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनको आपको लर्न करना है। चलिए 47वां क्वेश्चन अब देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्यों को 4 भागों में वर्गीकृत किया था। निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत केवल एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल किया गया था? भाग का, भाग खा, भाग गा और भाग घा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भाग घा में। तो भाग का में क्या था? वे राज्य जो ब्रिटिश भारत में गवर्नर शासन के अधीन हुआ करते थे वो आ गए थे। भाग खा की बात करें तो 9 राज्य आए जहां विधानमंडल के साथ साथ शाही शासन भी हुआ करता था। भाग गा या पार्ट सी में आप याद करेंगे तो वे राज्य जहां ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त शासन करते थे। और भाग घा अभी हमने याद किया या अभी इस प्रश्न में देखा था, सिर्फ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को रखा गया था, तो केवल एक केंद्र शासित प्रदेश था। ऑप्शन डी करेक्ट है। 48 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कुछ भागों के संदर्भ में सही विकल्प चुनें। पहला है भाग 9 में पंचायतें दी गई हैं, सेकंड है भाग 10 में नगर पालिकाएं हैं, थर्ड है भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और फोर्थ है भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। कौन से उत्तर सही दिए गए हैं? ऑप्शन ए है केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन बी है केवल पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी है केवल तीसरा, पहला और चौथा और ऑप्शन डी है चारों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी,
फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये सही दिए गए हैं। तो सेकंड में क्या गलत है? देखिए भाग 9 के का में है नगर पालिकाएं, 9A में, ना कि 10 में, इसलिए ये इनकरेक्ट था, बाकी सारे सही हैं। 49वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। ऑप्शन है आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है। सेकंड है आर्टिकल 24 में कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध है। थर्ड है आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है। फोर्थ है आर्टिकल 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है केवल पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन बी है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, एंड ऑप्शन डी इज 1, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। राइट आंसर होगा डी, सारे आपको आर्टिकल सही दिए गए हैं। 150 प्रश्नों में से अब हम लोग 50वें प्रश्न पर आ चुके हैं। लगभग 50 प्रश्न आप लोग मेरे साथ में सॉल्व कर चुके हैं। तो ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। फर्स्ट स्टेटमेंट है 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। सेकेंड स्टेटमेंट है 1987 के 57th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था। नीचे दिए गए कोड के अनुसार सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है।